मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम पश्चात राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स के संबंध में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण विचारक है कि जिसने अपने विचारों से दुनिया को ही दो भागों में डिवाइड कर दिया था। कोल्ड वॉर की यदि उत्पत्ति मानी जाए तो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के ही उस तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्व धीरे धीरे दो खेमे में बट गया, अर्थात दो भागों में विश्व जो है डिवाइड हो गया। एक साम्यवाद का प्रचारक हो गया, एक उदारवाद का हो गया। तो ऐसे महान राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रिप्स नामक स्थान पर हुआ था। जर्मनी के ट्रिप्स नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था और जैसे इसका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में, और इसके माता पिता ने जो है कुछ समय बाद ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। तो धर्म परिवर्तन का जो ये रिलीजन चेंजिंग का जो इसने इन्वायरमेंट देखा या उसकी एक्टिविटी से इस बालक का मार्क्स पर जो है कोई जो है अच्छा प्रभाव ना पड़ा और उसने धर्म को एक अफीम की गोली की संज्ञा दे दी कि धर्म एक अफीम की गोली है, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही लोग अपने आचरण और व्यवहार में क्या लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में हम आज ऐसे विचारक के जो है इसने कुछ समय के बाद उसी जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय और जो है बर्लिन विश्वविद्यालय में इसने उच्च शिक्षा के लिए गया। तो बोन विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई के लिए गया बालक मार्क्स, और लॉ की पढ़ाई के एलएलबी करने के लिए गया, लेकिन लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई रूखा विषय लेकर किसका मन नहीं लगा। अंततः बोन विश्वविद्यालय को छोड़ करके कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय गया और वहां उसने हिस्ट्री और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट लेकर के अध्ययन करने लगा। इसके पूर्व ही वहां पर जॉर्ज फ्रेडरिक हेगल का जो है आदर्शवाद वहां छाया था। उस आदर्शवाद से प्रभावित होकर के इसने जो है इतिहास और जो है दर्शन शास्त्र को लेकर के इतिहास के माध्यम से समाज के उन गूढ़ रहस्यों को जानने का मौका मिला कि समाज किस और किन काल और किन परिस्थितियों में किस वर्ग के द्वारा सामाजिक विभाजन के आधार पर लोगों पर प्रभुत्व कायम किया, डोमिनेंट। ऐसी स्थितियों में और फिलॉसफी भी, हिस्ट्री और फिलॉसफी लेकर के बोन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और रेहनिस नाम की एक जो पत्रिका थी वहीं बोन विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती, पब्लिश होती थी, उसका मेंबर बन गया। उसमें उस पत्र मैगजीन के माध्यम से फ्रेडरिक हेगल के विचारों को प्रसारित किया जाता था। मार्क्स भी उस पे अपने कुछ लेख लिखते थे, जो है संपादकीय का काम। मार्क्स बौद्धिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति था और उसने लेकिन विचारों से क्रांतिकारी विचारों से था, और उसने अपने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसी बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने की चाह, प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश रखी। लेकिन वो प्रोफेसर बनने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके इतने उग्र विचार थे, वो किसी से कंप्रोमाइज कर ही नहीं पाया। और अंततः फिर उसने प्रोफेसरशिप जब नहीं बन पाया तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर देखा।
पत्रकारिता में भी हमेशा अपने उग्र और सरकार की कट नीतियों की आलोचना की वजह से हमेशा उसको जो है टारगेट करती रही सरकार, और सरकार को मार्स। ऐसे में उसको वहां से देश, जर्मनी से देश निकाला भी, जर्मनी से देश निकाला भी दे दिया गया। उसी का पुराना नाम प्रसा भी बोलते हैं। और वहां से भाग करके फ्रांस चला गया। 1843 में जब फ्रांस गया, पेरिस गया, तो वहां उसकी मुलाकात, क्योंकि उसने कुछ चीजें समाजवाद पर रिसर्च करने के लिए फ्रांस और पेरिस गया था, और वहीं पर उसकी मुलाकात बहुत वहां के गणमान्य व्यक्तियों से हो गई थी। और जब वहां गणमान्य व्यक्तियों से हो गई थी, प्रोधा है, बाकुनिन है, और वहीं पर जो है इंग्लैंड के धनिक पुत्र एंगल से हुई थी। प्रोधा और बाकुनिन जैसे लोगों से तो मार्क्स की फ्रेंडशिप नहीं बन पाई, लेकिन इंग्लैंड के धनिक पुत्र एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स की दोस्ती जीवन पर्यंत इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। क्योंकि जब भी कभी मार्क्स का नाम लिया जाता है तो एंगल्स का नाम अवश्य लिया जाता है। और उसने, उस फ्रेडरिक एंगल्स ने इंग्लैंड की जर्जर अवस्था को देख करके कार्ल मार्क्स का ध्यान, उन्होंने कहा कि यदि आप सोशलिज्म के काम करना चाहते हैं, समाजवाद पे वर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेटर आपको ऑप्शन और प्लेसमेंट यदि दिया जा सकता है तो ब्रिटेन से, अदरवाइज कोई प्लेस नहीं है। क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो है लेबर जो है क्लास थे, जो मजदूर वर्ग थे, क्योंकि वहां जो सिचुएशन थी सोसाइटी की वो चेंज हो गई थी। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लासेस और लेबर क्लासेस, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में सोसाइटी क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। लोग दरिद्र, उस जो है पूंजीपत अधिक शोषण कर रहा था, और ये अपना शोषण करवाने के लिए मजबूर थे मजदूर वर्ग। इनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एंगल्स ने जैसे मार्क्स का ध्यान आकृष्ट किया, तो उसने तुरंत उस चीज को स्वीकार करते हुए एंगल्स की बात को इंग्लैंड के जो है कार्य क्षेत्र को लिया, और दोनों समाजवाद पर कार्य करते हुए एंगल्स वहीं पर जो है, और मार्क्स दोनों, तो मार्क्स की मृत्यु भी जो है लंदन पे ही हुई थी। और कार्ल मार्क्स से विश्व के कई ऐसे संगठनों और क्रांतियों का जो है क्या किया था, नेतृत्व भी किया था और पार्टिसिपेट भी किया था। तो कार्ल मार्क्स के अब विचारों को हम देखते हैं कि आखिरकार इसके विचारों को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में थोड़ा सा जानते हैं। तो मार्क्स विश्लेषण के सिद्धांत को समझने से पहले हमको यह जानना आवश्यक होगा कि कार्ल मार्क्स के मूल विचारों को स्पष्ट कर दिया जाए। यदि कार्ल मार्क्स के मूल विचारों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम मार्क्सवाद के जो थ्योरी है, डायलेक्टिकल थ्योरी है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो थ्योरी है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो बात होती है, और वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, उन्होंने इन जो थ्योरियों की प्रतिपादन किया है। इससे पहले हमको ये समझना है कि एक विश्व के एक नवीन सामाजिक दार्शनिक जो एक ही वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स, उसने न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, अपितु सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए समाज क्या किया, जो है वैज्ञानिक नियमों की क्या किया, खोज किया।
साइंटिफिक रूल क्या है, क्यों समाज परिवर्तन होता है, क्या उसके रीजन है, समाज के परिवर्तन के क्या कारण हैं, और कौन ऐसे एलिमेंट या तत्व है जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का क्या किया, प्रयत्न किया। जो एक तरह से साइंटिस्ट होता है, उसका जो टॉपिक होता है उसके आधार पर उसके स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट के बाद नियमों की क्या करता, खोज करता है, किस नियम के आधार पर इसने अपने स्वरूप में परिवर्तन लाया और उसके क्या विकास के कारण है, और उसने पता लगाया कि समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं, रीजन उसका क्या है, तो भविष्य में और परिवर्तन ये किस दिशा पे होंगे, किस दिशा और किस प्रकार होंगे। यह निष्कर्ष निकाला कि मानव समाज में परिवर्तन अकस्मात नहीं होते। जो सोसाइटी में जो परिवर्तन होते, चेंजिंग होती, वो ऐसे सामान्य स्थिति पे नहीं होते हैं, अपितु कुछ निश्चित नियम के अनुसार होते हैं। उनके रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिनके आधार पर जो है सोसाइटी में क्या होती है, चेंजिंग होती है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो कार्ल मार्क्स का संबंध आप समझ सकते हो कि इस यथार्थ, रियल, वास्तविक और ठोस दुनिया के साथ साथ सामाजिक विकास को नियंत्रित करने वाली वस्तुगत नियमों से, अर्थात आप उन चीजों से अवगत कराना चाहते हैं कार्ल मार्क्स कि ये रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। इस लोक की बात करिए, इस लौकिक सत्ता की बात करिए, उस सुपर नेचुरल की बात मत करिए, यहाँ की अथॉरिटी की बात करिए, यहाँ की सत्ता की बात करिए, और उस सुपर नेचुरल परलोक की बात मत करिए कि ईश्वर क्या करता है। ईश्वर की कोई मतलब नहीं। अगर कोई बात करना है तो इस ठोस दुनिया की बात करिए और सामाजिक विकास को नियंत्रित करने वाले वस्तुगत नियमों में से है, क्योंकि जो सामाजिक विकास को कंट्रोल करते हैं तो वस्तुगत नियमों से है, क्योंकि जो सोसाइटी के जो रूल हैं वो अपने नियम के आधार पर ही उसमें क्या लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो सम्यक विश्व का दृष्टिकोण है, एक समान विश्व। क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो बात करते हैं, तो जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो बात करते हैं वो विश्व का एक तरह से क्या है, एक यूनिवर्सल, वर्ल्ड यूनिवर्सल जो है अप्रोच है। इसमें प्रकृति एवं समाज, नेचर एंड सोसाइटी, उसके विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करने वाली है। जो प्रकृति और जो है समाज है, नेचर एंड जो है सोसाइटी क्या है, उस विकास को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके संज्ञान तथा क्रांतिकारी ढंग के पुनर्गठन के साधन एवं उपाय की सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति है। अर्थात उसके जो नियमों की एक तरह से एक सिस्टमैटिक जो है, साइंटिफिक जो है क्या है, मेथड्स है, जिसके आधार पर एक जो है क्रांतिकारी बदलाव या चेंजिंग लाई जाती है। तो हमें अब इसमें ये तो कार्ल मार्क्स के विचारों को वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, ये चीज तो हमें समझ में आ गई होगी। अब हम ये बात करते हैं द्वंद्ववाद का सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल। क्योंकि अब इसको, द्वंद्ववाद के सिद्धांत को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आगे की हम बात नहीं समझेंगे कि थ्योरी उसकी क्या है। फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे। तो जो द्वंद्व जो है, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल की बात होती है, द्वंद्ववाद के सिद्धांत की बात होती है। तो कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद को अपना करके आर्थिक दृष्टि से जो है किया, और हीगल ने उस अपने द्वंद्ववाद को अपना करके क्या किया, आध्यात्मिक रखा।
क्योंकि हीगल क्या था, एक आदर्शवादी विचारक था, तो उसने चेतना को महत्व दिया। और कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक था, उसने आर्थिक और जो है आर्थिक तत्वों को महत्व दिया, पदार्थ को महत्व दिया। तो हेगल की ही भांति उसने माना कि जो सोसाइटी के परिवर्तन का जो रूल है वो क्या है, ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया। उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने भी एक चीज को एक्सेप्ट किया कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो एक थ्योरी है, यही क्या है, डायलेक्टिकल मैटर जो है, यही द्वंद्ववाद है। और इस अर्थात यह एक व्यवस्था में परिवर्तन होने का प्रक्रिया का एक प्रथम कारण है। यह जो क्या है, ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, ऐतिहासिक विकास का जो सिद्धांत है, यही क्या है, द्वंद्ववाद है। क्योंकि एक प्रक्रिया जब दूसरे प्रक्रिया में, दूसरे और तीसरे प्रक्रिया के साथ एक सर्किल के रूप में राउंड लेती रहती है, यही क्या है, द्वंद्ववाद है। तो सामाजिक परिवर्तन का आधार किसको माना, द्वंद्वात्मक के जो है द्वंद्ववाद के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन के आधार को समझा। तो हीगल जो है किससे लिया था अपनी द्वंद्वात्मक सिद्धांत को, जो है प्लेटो से लिया था। अब हीगल से जो है मार्क्स ने लिया। तो उन्होंने कहा कि जो प्रथम अवस्था होती है उसमें विकास का जो मूल कारण है अंतर्विरोध है। यदि प्रथम अवस्था में अंतर्विरोध ना हो, उसमें निषेध के रूप में एक विरोध का प्रवृत्ति ना हो, उत्पन्न ना होना, वह मानता है कि समाज में प्रगति प्रत्यक्ष ना हो करके एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के होती है, जिसके 3 अंग होते हैं, वाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद जो होती है समाज की क्या होती है, साधारण और प्राथमिक अवस्था होती है, जिसमें कोई हलचल और कोई परिवर्तन प्रक्रिया, उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। वाद की जो कंडीशन होती है सोसाइटी की पहली अवस्था होती है, जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। और जब तक अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है तो थोड़े समय बाद वाद से ही लोग क्या हो जाते, असंतुष्ट हो जाकर उसकी प्रतिक्रिया में स्वरूप क्या होता है, प्रतिवाद आता है। लेकिन ये जो वाद की प्रक्रिया है वो कुछ समय तक चलती है, वो कंटिन्यूटी और लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। लेकिन कुछ समय के बाद उसी वाद में क्या होता है, प्रतिवाद की प्रक्रिया आ जाती है। और यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। जो ये थीसिस के बाद जो एंटीथीसिस होती है, यह क्या होती, प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, प्रगतिशील होती है। और वाद और प्रतिवाद में क्या होता है, फिर अंतर्विरोध होने लगता है, द्वंद्व होने लगता है, संघर्ष या स्ट्रगल होने लगता है। तो इस ऐसी अवस्था में अंतर्विरोध के फलस्वरूप क्या होता, एक समझौता हो जाता, जिसमें एक नए विचार की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और नया विचार क्या होता है, संवाद या सिंथेसिस होता है। यह संश्लेषण आगे चलकर वाद हो जाता है। फिर जो है एक स्थिति के बाद वो संवाद जो है क्या हो जाता है, फिर वाद हो जाता है। और फिर वाद, प्रतिवाद, और फिर जो है संवाद की प्रक्रिया, ये कंटिन्यूटी क्या चलती जो है, चलती रहती है। इसी को हीगल और मार्क्स ऐतिहासिक विकास का क्या कहते हैं, द्वंद्ववाद कहते हैं। ऐतिहासिक विकास का द्वंद्ववाद, क्योंकि जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति के अंदर अंतर विरोध के गुण नहीं पाए जाते हैं, तब तक विकास संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर संतुष्ट है तो इस दुनिया में उसको रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो आध्यात्मिक चेतना के विकास में
और परम ब्रह्म परमेश्वर की जो है आराधना में जंगलों की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि जब संतुष्ट है दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थितियों में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, फिर निगेशन ऑफ निगेशन, निषेध का निषेध होता रहता है, जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आ जाती है। अर्थात वाद और प्रतिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप जो नई वस्तु निकल के आती वो संश्लेषण या संवाद या सिंथेसिस होती है। ये क्या होता है? निगेशन ऑफ निगेशन, निषेध का निषेध की प्रक्रिया क्या है? चलती रहती है। ऐसी स्थितियों में जिसके द्वारा एक उच्चतर हाईएस्ट जो है कंडीशन जो क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार द्वंद्ववाद विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से क्या होता है? संचालित होता है। जो द्वंद्ववाद है वो विरोधी तत्वों में निहित जो है संघर्ष के माध्यम से ही संचालित होता है। यदि अलग अलग व्यक्ति के अंदर अंतर विरोध ना हो, तब ये द्वंद्ववाद की स्थिति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। द्वंद्ववाद की स्थिति को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसके अंदर जो है अंतर विरोध पाया जाता है। अतः ये जो संघर्ष है उन परस्पर विरोधी तत्वों में से ही समन्वय स्थापित कर देता है। जब संघर्ष क्या होता है? उसके जिन तत्वों की वजह से उनके अंदर अंतर विरोध या उनके अंतर जो है असहमत पाई जाती है, तो संघर्ष के द्वारा असत्य तत्व निकल करके बाहर हो जाते हैं और एक ऐसी सर्वमान्य स्थिति प्राप्त हो जाती है जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ समय में यह समन्वय पुनः अपने विरोधी विचारों को जन्म दे करके संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया, जो कोई चीज प्राप्त होती है वो लंबे समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। तो अंतर विरोध के कारण ये जो है एक दूसरे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, और जब तक विचार का आदर्श रूप प्राप्त नहीं हो जाता है और वह अपने आंतरिक विरोधों से मुक्त नहीं हो पाते। मार्क्स हीगल का द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, परंतु उसने भौतिक तत्व के अस्तित्व को परिवर्तन का कारण माना। क्योंकि मार्क्स बताया कि भौतिकवादी विचारक हैं, तो उन्होंने परिवर्तन का, समाज के परिवर्तन का आधार भौतिक बताया, पदार्थ को बताया, भौतिक तत्व या पदार्थ, और ना कि दैवी विवेक को। जिस प्रकार हीगल आत्मचेतना को लेते हैं उस प्रकार से ये आत्मचेतना को नहीं बल्कि भौतिक तत्व या पदार्थ को लेते हैं। ऐसी स्थिति में भौतिकरण की प्रक्रिया है। तो समाज के विकास में मानव संबंधों का जो निरूपण करने में मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित होकर के इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के रूप में करते हैं। अब थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जब बात करते हैं, इसी में इसको भी समझते हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, वो क्या है। तो मार्क्स ने जो है माना कि भौतिक तत्व विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि जो विकास का मुख्य आधार क्या है? भौतिक तत्व है, और यह विकास भौतिक पदार्थ में क्या है? निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है। ये उस पदार्थ में तो पाया ही जाता है, लेकिन उस पदार्थ की आंतरिक स्थिति में जो विरोध की स्थिति होती है, अंतर विरोध होता है, उसी के कारण ये जो है द्वंद्ववाद क्या होता है? एक्टिविटी बनाए रखता है। इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो 3 कंडीशंस हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, को लेकर आगे चलता है। तो जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, यह भौतिक जगत अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर होता है और उसके विभिन्न स्वरूप
उसकी इस यात्रा में जो है विभिन्न क्या कर लाते हैं, स्टेप या पड़ाव लाते हैं। और इस भौतिक जगत में प्रकृति एक क्या है, संपूर्णता है। जो प्रकृति है, नेचर है, क्या है, संपूर्ण है, होल है, जिसका हर पहलू एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। प्रकृति का प्रत्येक पहलू एक दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड है, एक दूसरे से प्रभावित है, निर्भर है और एक दूसरे से इफेक्टेड भी है। ये परस्पर निर्भर पदार्थ गतिशीलता रखते हैं। जो एक दूसरे पर निर्भर हैं वो क्या है, मोशन कंडीशन पे रहते हैं, गतिशील। तो गतिशीलता रखते हैं, जिसके कारण भौतिक विश्व निरंतर परिवर्तन अथवा विकासशील है। इन्हीं पदार्थों की आंतरिक स्थिति के कारण विश्व में जो है एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ क्या है, परिवर्तनशील और विकासशील है, और अपने साथ सामाजिक जीवन में भी अनुरूप परिवर्तन लाता है। उसी के आधार पर सोशल लाइफ में भी क्या लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। आर्थिक शक्तियां सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि आर्थिक शक्तियां ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। द इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ इन ईच एज फ्रॉम द होल ऑर्डर, अर्थात आर्थिक स्थितियां ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। तो ऐसी स्थितियों में अब जो है द्वंद्ववाद के माध्यम से ये भौतिक तत्व सामाजिक परिवर्तन की क्या है, एक प्रक्रिया है, और ये परिणाम स्वरूप गुणात्मक परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। पुरानी व्यवस्था एक सीमा तक परिणात्मक परिवर्तन दिखाती है, इसके बाद क्रांतिकारी नीति अथवा शीघ्र ही गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, और यह गुणात्मक परिवर्तन क्रांति के संकेत देते हैं। अर्थात वाद प्रतिवाद और संवाद की जो क्रिया होती उसकी एक हर स्टेज की एक लिमिटेशंस होती है, और जैसी वो लिमिटेशन से क्रॉस हो जाती है तो एक अवस्था दूसरे अवस्था में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसमें कभी गुणात्मक कभी परिणात्मक, कभी मात्रा के आधार पर कभी क्वालिटी के आधार पर उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस परिवर्तनों का आधार प्रकृति के नकारात्मक तथा सकारात्मक पहलुओं के बीच पाया जाता है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव मिलता है। तो अंतर विरोध होता है, संघर्ष के कारण समाज का विकास होता है। अगर स्ट्रगल ना हो तो संघर्ष का विकास, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट संभव नहीं है। और तथा इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन निश्चित नियमों में क्या होता है, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, फर्स्ट पॉइंट। परिणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का रूपांतरण का नियम, निषेध का नियम। तो जो विपरीतों की एकता और संघर्ष का जो नियम होता है, तो ये अंतर विरोध विकास को संचालित करता है। ये जो विपरीत अवस्था की कंडीशंस होती हैं वो व्यक्ति के आंतरिक विरोध को क्या करता है, संचालित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। जब तक विरोधी तत्व संतुलित होते हैं तब तक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब एक तत्व दूसरे तत्व से प्रबल हो जाता है, जब तक विरोधी तत्व आंतरिक संतुलित होता तब तक डेवलपमेंट नहीं होता। और जैसे ही उन तत्वों में से कोई भी एलिमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है तो तुरंत सोसाइटी में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। तो जिस प्रकार से एक चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग नहीं होते, उसी प्रकार से श्रमिक तथा पूंजीपति वर्ग एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एकताबद्ध पूंजीवाद समाज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विपरीतों का यह एक परस्पर निषेधात्मक स्वरूप अनिवार्यता है पुरातन और नूतन के मध्य, पुराना और नया के मध्य
परंपरा जनित और आधुनिक के बीच संघर्ष को क्या करता है, जन्म देता है। पुराने और नए के बीच क्या होता है, विचारों में क्या होता है, बदलाव आता है, संघर्ष को जन्म होता है। बुजुर्ग कुछ कहते हैं और बच्चे कुछ कहते हैं, कहते वो हमारे समय में ऐसा होता था। बच्चे कहते ठीक है तुम्हारे समय में होता रहा, तुम अपना देखो, हमारे समय में अब नहीं होता, हम क्या करें जो है। तो ये पुरातन और नए के बीच में क्या है, अंतर्द्वंद आता है। अब वही विपरीत की अवस्था में भी संघर्ष में जो है नियम बने हुए हैं। विपरीत होते हुए भी एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और यही रहा विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। परिणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम। द्वंद्ववाद का यह दूसरा नियम है कि मात्रा में भारी अंतर होने के कारण गुणों में भी अंतर आ जाता है। सामाजिक क्षेत्र में जब इस प्रकार से सहसा विशेष परिवर्तन होता है तो उसे क्रांति कहते हैं। और जब क्रांति होती है तो गुणात्मक होती है, और जब बदलाव होता है तो परिणात्मक होता है। ठीक है, धीरे धीरे होता है। और निषेध का जो नियम है, भौतिक जीवन का कोई भी तत्व हमेशा कायम नहीं रहता। हर वस्तु एक समय पर अपना अस्तित्व खो देती है। पुरानी चीज नए चीज में बदल जाती है, उसका निषेध हो जाता है। निषेध के नियम का नियम यह सिद्ध करता है कि विरोधी शक्ति के टकराव के मूल चीज का निषेध हो जाता है। जो नई चीज जन्म लेती हुए उससे कहीं बढ़कर शक्तिशाली उत्पन्न होती। अर्थात इसमें कहने का कारण आशय यह है कि जब भौतिक जीवन में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित समय तक के लिए ही उसका जो है अस्तित्व होता है, कुछ समय के बाद उसी वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और वो जब समाप्त हो जाता है तो उसके जो अंतर विरोध के तत्व होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, और पुरानी चीजों को नई में बदलता है। जो टकराव के जो मूल विरोधी शक्ति टकराव जो वो होता है वो भी शांत हो जाते हैं, और वो जो है निषेध का निषेध अर्थात उसका अंत हो जाता है। और यही जो है नई चीज जब उत्पन्न कर लेती है तो वो हमेशा सर्वशक्तिमान और उससे ज्यादा पावरफुल होती जब नई चीज उत्पन्न नहीं होती। यही निगेशन की थ्योरी है, निषेध का सिद्धांत है। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।